हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि अब हमारे देश में जो सीआईसीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, अगर अब सीआईसीज के द्वारा कस्टमर्स के क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में डिले किया जाता है तो इस केस में सीआईसीज कस्टमर्स को हर दिन का 100 रुपया करके कंपनसेट करेगा। सीआईसीज कस्टमर्स को हर दिन का 100 रुपया करके भरपाई करेगा अगर उसके द्वारा डिले किया जाता है कस्टमर्स के क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से हम बहुत ही डिटेल वे में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। आरबीआई ने इसके लिए जो पूरा कंपनसेशन फ्रेमवर्क जारी किया है तो उस फ्रेमवर्क में कौन कौन सा बात कहा गया है उसको समझेंगे और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ये सीआईसीज होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इन सबको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनसेशन फ्रेमवर्क में कौन कौन सा बात कहा गया है उसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होता क्या है और ये क्या करता है। देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी कि सीआईसीज क्या करता है, ये लोगों के रिगार्डिंग, कंपनीज के रिगार्डिंग जो लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ डेटा होता है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया तो कितना लोन लिया, आपने उस लोन का रीपेमेंट कैसे किया, कहीं आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। तो ये सब जो सारा जानकारी होता है उसको सीआईसीज कलेक्ट करने का काम करता है। अब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करता है? तो देखिए, ये अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी लेंडर्स है, जितना सारा भी क्रेडिट ग्रांटिंग एंटिटीज़ है, वैसा एंटिटी जिसके द्वारा लोगों को लोन ग्रांट किया जाता है, तो उन सब से ये डेटा गैदर करने का काम करता है और फिर ये उस डेटा को कंपाइल करके क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है हमारे और आपके लिए। अब देखिए, इसके द्वारा जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो जब भी कोई बैंक या एनबीएफसीज किसी व्यक्ति को लोन दे रहा होता है या फिर क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा होता है तो देखिए, जाहिर सा बात है कि बैंक या कोई भी अगर एनबीएफसी किसी व्यक्ति को लोन देगा या क्रेडिट कार्ड इशू करेगा तो वो उस व्यक्ति का कैपेबिलिटी को चेक करेगा कि वो कैपेबल है कि नहीं है लोन का रीपेमेंट करने के लिए। अगर है भी तो कितने तक का लोन का ये रीपेमेंट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो इन सीआईसीज के द्वारा जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है आपके लिए उसको रेफर करता है। सीआईसीज के द्वारा जो आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है उसको ये रेफर करता है। आपको पता होगा कि 300 से 900 के बीच में ये क्रेडिट स्कोर होता है। ये जितना अच्छा होगा आपको उतने ही आसानी से बैंक से लोन मिल जाएगा और उतने कम इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीआईसीज के द्वारा जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है, उसको रेफर करके बैंक्स और एनबीएफसीज आपको लोन इशू करता है, मतलब कि लोन ग्रांट करता है, क्रेडिट कार्ड इशू करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि सीआईसीज क्या करता है? अब देखिए, हमारे देश में जो भी सीआईसीज काम करता है उसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और इसको गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। तो इस एक्ट के तहत सीआईसीज को गवर्न किया जाता है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है जिसको कि आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप काम कीजिए। अब ये 4 कौन कौन सा है? सबसे पहला तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल। इसके द्वारा जो क्रेडिट स्कोर लोगों को दिया जाता है उसको सिबिल स्कोर के नाम से भी जाना जाता है और आप सबको पता होगा इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, फिर है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और उसके बाद है हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो ये 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जिसको कि आरबीआई के तरफ से सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी कि आरबीआई ने लाइसेंस दिया है कि आप एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी काम कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने अभी इस कंपनसेशन फ्रेमवर्क को क्यों जारी किया है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, आरबीआई के पास बहुत सारा कंप्लेंट आया था कस्टमर्स के पास से। कस्टमर्स का क्या कहना था
कि ये जो CICs है, जो लोगों के क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के आधार पे क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है, क्रेडिट स्कोर तैयार करता है, तो ये जो CICs है, इसके द्वारा बोरोवर्स के स्टेटस को अपडेट नहीं किया जाता है। ये कंप्लेन RBI के पास आ रहा था। बहुत सारा ऐसा कस्टमर्स है जिनके द्वारा कंप्लेन किया जा रहा था कि होता क्या है कि इन CICs के द्वारा जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इस क्रेडिट रिपोर्ट में कभी कभी एरर आ जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कभी बैंक से लोन लिया था, उसने तो लोन का रीपेमेंट अच्छे से कर दिया बिना किसी डिफ़ॉल्ट का, लेकिन CIC के द्वारा जो क्रेडिट रिपोर्ट तैयार किया गया है उस व्यक्ति के लिए, उसमें दिखाया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने कभी डिफ़ॉल्ट किया था। तो ये सब जो एरर आ जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि इन CICs के द्वारा लोगों के क्रेडिट रिपोर्ट को गलत तरीके से क्लासीफाई कर दिया जाता है। ऐसे क्लासीफाई कर दिया जाता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति हमेशा से लेट रीपेमेंट करता है। तो इसकी वजह से जब कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं CIC के पास कि ये एरर है, आप इसको ठीक कर दीजिए, तो जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है, जिस टाइम फ्रेम में इन CICs को उस एरर को फिक्स करना होता है, वो ये नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से नुकसान कस्टमर्स को होता है। कस्टमर्स का क्रेडिट रिपोर्ट ख़राब हो जाता है, उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा समस्या है यहाँ पे। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो क्या टाइम फ्रेम सेट किया गया है, कोई भी अगर कंप्लेनेंट है, कोई भी शिकायत करता है और वो अपने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी यानी कि CIC को रिक्वेस्ट कर सकता है, या फिर वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। अब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्या हो गया? बैंक, NBFCs, जिससे भी उसने लोन लिया था। तो होता क्या है, देखिए, जिससे उसने लोन लिया है, जो भी बैंक से, NBFC से, उसके द्वारा ही तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इन CICs को दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई कंप्लेनेंट है जो अपना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता है, तो वो CICs को या CI को, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। और नियम के अनुसार अगर कोई कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट करता है तो उसके रिक्वेस्ट के ऊपर CI या फिर CIC के द्वारा विदिन 30 डेज कदम उठा लेना चाहिए। विदिन 30 डेज उसका जो कंप्लेंट है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा कि ऐसा होता नहीं है। और देखिए, ये जो विदिन 30 डेज है, ये ओवरऑल लिमिट है। यहाँ पे जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है उसको 21 दिन का समय मिलता है। जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जब उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि इसके द्वारा जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन दिया गया है CIC को, वो इनएक्यूरेट है, उसमें कुछ एरर है, तो जिस दिन इन्फॉर्म किया जाता है उस दिन से 21 दिन के अंदर इसको जो करेक्टेड पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रहता है, सही जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रहता है, वो CIC को फॉरवर्ड करना होता है। ये अभी नियम है। और जो बचा हुआ 9 दिन रहता है, 9 दिन में CIC को जो भी पूरा कंप्लेंट रहता है उसको सॉल्व करना, जो पूरा प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करना होता है। तो 21 दिन का समय मिलता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, और बचा हुआ जो 9 दिन रहता है उसमें CICs को पूरा जो कंप्लेंट रहता है वो रिजॉल्व करना होता है। मतलब कि ओवरऑल कितना टाइम है? ओवरऑल 30 डेज़ का टाइम है। 30 डेज़ के अंदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को साथ में मिलकर के किसी भी कंप्लेनेंट का जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करना होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा हो जाता होगा? ऐसा नहीं होता है। जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम में किसी भी कंप्लेनेंट का कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता है, जिसको देखते हुए RBI ने यहाँ पे इस फ्रेमवर्क को जारी किया है। देखिए, RBI के द्वारा बेसिकली एक सर्कुलर इशू किया गया है। इस सर्कुलर का हेडिंग है फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन टू कस्टमर्स फॉर डिलेड अपडेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। देखिए, RBI के द्वारा इस सर्कुलर के माध्यम से जो भी डायरेक्टिव इशू किया गया है, तो जो हमने बात किया था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के बारे में, इसी एक्ट के तहत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को गवर्न किया जाता है। तो इस एक्ट में RBI को जो पावर मिला है उसके तहत RBI ने इस पूरे सर्कुलर को इशू किया है। देखिए, सबसे पहले तो RBI ने यहाँ पे कहा है जितना सारा भी CICs और CI है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उसको कहा है कि अब ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में, रेक्टिफाई करने में डिले होता है, तो उसके लिए अब ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से अब ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारा पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं।
देखिए, सबसे पहला पॉइंट में क्या कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट में कहा गया है कि अब अगर किसी कंप्लेनेंट के द्वारा किसी भी सीआई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास कंप्लेंट किया जाता है, तो जिस दिन किसी कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेन किया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अगर उसका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता है तो इस केस में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। वो कंप्लेनेंट, वो शिकायतकर्ता कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होगा 100 रुपीज़ पर कैलेंडर डे के हिसाब से। देखिए, एक क्या होता है, एक होता है आपका वर्किंग डेज। जब हम बात करते हैं वर्किंग डेज के बारे में तो वर्किंग डेज का क्या मतलब होता है, मंडे टू फ्राइडे यूजुअली ये होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैलेंडर डे के बारे में तो इसमें सप्ताह का 7 दिन काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी शिकायतकर्ता का जो शिकायत रहेगा वो 30 दिनों के अंदर उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो इस केस में उसको 100 रुपीज़ पर कैलेंडर डे के हिसाब से कंपनसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 1 जनवरी को कंप्लेंट फाइल किया, तो इस हिसाब से 31 जनवरी तक उसका जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन उसका कंप्लेंट कब रिजॉल्व होता है, उसका कंप्लेंट रिजॉल्व होता है 3 फरवरी को। तो यहाँ पे देखिए 3 दिन का डिले हो रहा है, तो 3 दिन का डिले के लिए कितना कंपनसेशन का वो पात्र होगा, 300 रुपये उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कंपनसेशन किसके द्वारा पे किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, कंपनसेशन किसके द्वारा पे किया जाएगा, अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जिस दिन उसको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके द्वारा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सीआईसी को दिया गया था उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो जिस दिन उसको इन्फॉर्म किया जाता है उस दिन से 21 दिन के अंदर उसको जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो सीआईसीज को भेजना होता है। अब अगर उसने विदिन 21 कैलेंडर डेज ऐसा नहीं किया तो इस केस में सीआई को, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, जो भी बैंक है, एनबीएफसीज है, उसको कंप्लेनेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि उसने 21 दिन के अंदर, जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उसने 21 दिन के अंदर अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन भेज दिया सीआईसी को, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेनेंट का जो कंप्लेंट है वो 30 कैलेंडर डेज के अंदर रिजॉल्व नहीं किया गया। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट है उसको कौन कंपनसेट करेगा, सीआईसी उसको कंपनसेट करेगा। तो ये यहाँ पे नियम है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी कंप्लेनेंट के द्वारा जब कंप्लेंट किया जाएगा तो उसके कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लेनेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास भी कंप्लेंट कर सकता है या फिर वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास भी कंप्लेंट कर सकता है। तो जिसके पास भी वो कंप्लेंट करेगा उसके कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में उसको बताया जाएगा। अगर उसके कंप्लेंट को रिजेक्ट भी किया जाता है तो इस केस में भी उसको बताया जाएगा कि उसके कंप्लेंट को क्यों रिजेक्ट किया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा। और देखिए, अगर कोई ऐसा कंप्लेंट है जहाँ पे अब ज़रूरी तो नहीं है कि कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में जो डिले हुआ है उसमें या तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का गलती है या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का गलती है, हो सकता है कि दोनों की वजह से डिले हुआ है। तो यहाँ पे दोनों की वजह से जो डिले हुआ है, जितना दोनों का गलती है उसी के हिसाब से दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट है, वो अपना कंप्लेंट रजिस्टर करता है किसी सीआईसी के पास 1 जनवरी को, ठीक है। अब सीआईसी क्या करता है, सीआईसी 5 जनवरी को क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास ये रिक्वेस्ट भेजता है, उसको बताता है, उससे मांगता है अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मान लीजिए कि बैंक ए है, ठीक है। 1 जनवरी को कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है और क्योंकि 1 जनवरी को कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है तो जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के अनुसार उस व्यक्ति का कंप्लेंट 31 जनवरी तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सीआईसी क्या करता है, 1 जनवरी के पास को उसके पास कंप्लेंट आता है और वो 5 जनवरी को जो बैंक ए है
उससे अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का डिमांड करता है। अब बैंक ए के पास 21 दिन का समय रहता है। 21 दिन के अंदर उसको अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन CIC को भेजना होता है। इस हिसाब से उसको 26 जनवरी तक अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन CIC को भेजना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 26 जनवरी के बजाय 28 जनवरी को CIC को अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भेजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक ए के द्वारा 2 दिन का डिले किया जा रहा है। अब 28 जनवरी को जो CIC है उसके पास वो अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आ गया, तो उसने यहाँ पे 2 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है उसको जो अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कर दिया। मतलब कि उस कंप्लेनेंट के द्वारा 1 जनवरी को कंप्लेंट किया गया था और नियम के अनुसार उसका कंप्लेंट 31 जनवरी को सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन उसका कंप्लेंट कब सॉल्व हुआ, उसका कंप्लेंट सॉल्व हुआ 2 फरवरी को। तो इस केस में यहाँ पे 2 दिन का जो डिले हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है 2 दिन का डिले? 2 दिन का डिले यहाँ पे हो रहा है बैंक ए के वजह से, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के वजह से। तो इसीलिए ये जो कंपनसेशन का पैसा है वो बैंक ए के द्वारा पे किया जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए कि जो CIC है उसने 2 फरवरी के जगह 3 फरवरी को कंप्लेनेंट को जो अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे 3 दिन का डिले हो रहा है। तो 2 दिन का डिले तो बैंक ए की गलती की वजह से हो रहा था और 1 दिन का डिले यहाँ पे CIC के वजह से हो रहा है। तो 200 रुपया किसके द्वारा पे किया जाएगा, बैंक ए के द्वारा पे किया जाएगा, और यहाँ पे 100 रुपया CIC के द्वारा पे किया जाएगा। तो जिसके वजह से जितना डिले हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे जो कंप्लेनेंट रहेगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार दोबारा सुन सकते हैं, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा कंप्लेंट है जिस कंप्लेंट में क्या है कि किसी एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो इनएक्यूरेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक से ज़्यादा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा गलत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन CIC को प्रोवाइड किया गया है। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो जो कंसर्न CIC रहेगा, जिस CIC के द्वारा उसको गलत क्रेडिट रिपोर्ट दिया जाएगा, ऐसा क्रेडिट रिपोर्ट दिया जाएगा जो इनएक्यूरेट होगा, तो वो कंप्लेनेंट उस CIC के पास कंप्लेंट करेगा और फिर वो CIC क्या करेगा, जो अलग अलग CI है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस कंप्लेनेंट का कंप्लेंट को सॉल्व करेगा। ये यहाँ पे कंपनसेशन फ्रेमवर्क में कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जनरल सा बात बोला गया है कि अगर कंप्लेंट किया जाता है CIC के पास और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में डिले होता है, तो जब कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद CIC का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को और कंप्लेनेंट को दोनों को बताएगा कि कितना दिन का डिले हुआ है और इसके लिए कितना कंपनसेशन पे करना है, इसके बारे में भी ये इन्फॉर्म करेगा। इसी तरह से अगर कंप्लेंट किया जाता है CI के पास, किसी कंप्लेनेंट के द्वारा किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है, तो इस केस में जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो CIC और कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करेगा, जो अगर डिले हुआ है तो कितना दिन डिले हुआ है उसके बारे में और कितना कंपनसेशन का अमाउंट पे किया जाना है उसके बारे में, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, अभी जो हमारे पास पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, किस दिन माना जाएगा कि जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो गया है, कौन से डेट को माना जाएगा? तो जिस डेट को जो कंप्लेनेंट है उसके पोस्टल एड्रेस पे या फिर ईमेल आईडी पे रेक्टिफाइड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सेंड किया जाएगा, वही वाला डेट क्या कहलाएगा? डेट ऑफ द रिजोल्यूशन कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कहा है RBI ने? RBI ने CICs और CI को कहा है कि जिस फॉर्मेट में अभी कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट किया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, जिस भी फॉर्मेट में अभी कंप्लेनेंट के द्वारा CIC या CI के पास कंप्लेंट किया जाता है, तो उस फॉर्मेट में ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि अब कंप्लेनेंट अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे दे दे, ईमेल आईडी दे दे, बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दे, UPI आईडी दे दे, ताकि कंपनसेशन का अमाउंट उसको आसानी से क्रेडिट किया जा सके। और देखिए, अगर ये डिटेल
एक्यूरेट नहीं होता है, गलत होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कंप्लेनेंट इसके लिए जिम्मेदार होगा, ना कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसके द्वारा ही डिटेल प्रोवाइड कराना है। तो अगर ये इनएक्यूरेट होगा तो उसके लिए कंप्लेनेंट ही जिम्मेदार होगा। इसके बारे में भी यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, जिस दिन कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया जाता है उस दिन से 5 दिन के अंदर कंप्लेनेंट के बैंक अकाउंट में जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। 5 दिनों के अंदर उसको कंपनसेशन का पैसा मिल जाना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखिए क्या नियम है। अब देखिए, अगर कोई कंप्लेनेंट है जिसको कि मना किया जा रहा है कंपनसेशन देने के लिए किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी CIC के द्वारा, और इसके लिए वैलिड रीज़न वो लोग नहीं दे रहे हैं कि क्यों कंपनसेशन का पैसा देने के लिए उसको मना कर रहे हैं, इसके लिए वैलिड रीज़न वो नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में वो पर्टिकुलर कंप्लेनेंट जो रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है 2021 का, उसके तहत RBI ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ओम्बुड्समैन क्या है। RBI ओम्बुड्समैन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये RBI के सीनियर अधिकारी होते हैं जिसको कि RBI के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जितना भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उसका जो कस्टमर्स है, तो उन कस्टमर्स के कंप्लेंट का निवारण करने के लिए RBI के द्वारा जो सीनियर अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है उसको RBI ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी कंप्लेनेंट को कंपनसेशन का पैसा देने से मना किया जाता है बिना वैलिड रीज़न दिए हुए, तो वो RBI ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर किसी ऐसे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी व्यक्ति को कंपनसेशन का पैसा देने से मना किया जाता है जो कि RBI के ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत कवर नहीं होता है, तो इस केस में वो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है? वो कंप्लेनेंट RBI का जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है उसको अप्रोच कर सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे नॉन मेंटेबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि कौन कौन से केस में ये जो कंपनसेशन फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3-4 ऐसा सर्कमस्टांसेस बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, CIC है, जो बोरोवर है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, जिस डिस्प्यूट के लिए ऑलरेडी जो रेमेडी है वो प्रोवाइडेड है, जो आपका एक्ट है CICRA 2005 का एक्ट है उसके सेक्शन 18 में, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा कंपनसेशन फ्रेमवर्क के तहत। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेन आता है CIC या फिर CI के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, मतलब कि उसके तहत जो कामकाज होता है उसको लेकर के, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के, जो एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी दिया जाता है उसको लेकर के, तो ये सब कंप्लेंट भी कंपनसेशन फ्रेमवर्क के तहत नहीं आएगा। और अगर कोई कंप्लेन आता है और उस कंप्लेन में जिस तरीके से CIC के द्वारा क्रेडिट स्कोर तय किया जाता है, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है वो कंप्लेंट, तो वो भी कंपनसेशन फ्रेमवर्क के तहत नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए, अगर कोई कंप्लेंट है जिसका निर्णय ऑलरेडी किसी दूसरे फोरम में हो चुका है, जैसे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडसल कमीशन, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, इन सब में हो चुका है, तो उस कंप्लेंट को लेकर के भी कंपनसेशन फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा कंप्लेंट है जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है इन सब फोरम में, तो उसके लिए भी कंपनसेशन फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पूरा कंपनसेशन फ्रेमवर्क है इसको हमने अच्छे से समझ लिया, सारे पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क लागू कब होगा? तो इस सर्कुलर के इशू होने के 6 महीने के अंदर ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा, ये RBI के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो किसके किसके ऊपर ये फ्रेमवर्क लागू होगा? जितना भी कमर्शियल बैंक आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक के ऊपर ये जो आपका सर्कुलर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जितना भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा। NBFCs के ऊपर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, SIDBI, NAB, FID, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के ऊपर और ऑफ कोर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ के ऊपर भी जो ये पूरा कंपनसेशन फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये सारा हमने बात कर लिया जो RBI के द्वारा सर्कुलर इशू किया गया था
ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क को लेकर के उसके बारे में। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है तो आप आसानी से हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।